जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पुलवामा हमले के मास्टर माइंड का पीओके में हुआ खात्मा। इसकी मौत के पीछे भी दोस्तों अज्ञात हमलावर ही है। जी हां, बताएंगे आपको इनको मारी गई है गोली। पुलवामा में इसका अहम रोल बताया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे कैसे फिर एक बार अज्ञात हमलावरों ने इस भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान को सुला दिया मौत की नींद। आपको बताएंगे हम। बेशक दोस्तों खबर बताकर और आप खबर को सुनकर बेशक भूल जाते होंगे, लेकिन ये अज्ञात हमलावर लगातार भारत के लिए खुशियां लाते दिखाई दे रहे हैं और एक एक करके सारे आतंकवादी जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड है उनको मौत की नींद सुलाया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी जानकारी, कैसे मारी गई इसको गोली। तो वही उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर, इटली में भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर दिया गया। दोस्तों बताएंगे क्या है मुद्दा। पीएम मोदी के दौरे से पहले खड़ा हो गया विवाद। आखिर किस चीज को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज किया गया है, वो भी भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के खिलाफ। दोस्तों आखिर क्या हुआ। तो वहीं एक और चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, शेख हसीना की होगी बांग्लादेश में एंट्री। ढाका में बड़े पावर शिफ्ट की रिपोर्ट बताएंगे किसने यह दावा किया। वहीं और भी एक से एक बेहतरीन जानकारी खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की मौत पर खुश हैं और मानते हैं कि जितने भी आतंकवादी है सबको मौत की नींद सुलाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अज्ञात शख्स ने गोली मार दी है। मारा गया एक और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। सूत्रों के मुताबिक हमले में इस आतंकी की मौत हो चुकी है। आतंकी हमजा बुरहान को पीओके के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई है। दोस्तों आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। यानी ये वही शख्स था जिसने 2019 के जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कि 40 भारतीय सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आईएसआई ने इसे एक स्कूल के प्रिंसिपल की आड़ में छुपाया हुआ था। AK-47 वाले गार्ड लगाए गए थे, इतनी ज्यादा सुरक्षा दी गई थी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात भी यही है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी अज्ञात हमलावरों ने इसको मौत के नींद सुला दिया, मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। यानी ये बच नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है कि अज्ञात हमलावर लगातार भारत की मदद करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे आतंकवादियों को मारा जा रहा है, चुन चुन कर गिन गिन कर मारा जा रहा है, जो भारत के लिए घातक हुआ करते थे या भारत के लिए घातक हैं। हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था। उसे डॉक्टर के कोड नाम से भी जाना जाता था। वो पुलवामा जिले के खरबटपोरा रत्नीपोरा का रहने वाला था। उम्र सिर्फ 27 साल था। देखने में एक आम कश्मीरी नौजवान की तरह दिखता था, लेकिन असल में पाकिस्तान से चलने वाले खतरनाक आतंकी संगठन अल ब्रदर का कमांडर था दोस्तों। ये घटना तब हुई जब ये आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद स्थित अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इस दौरान कुछ लोग यहाँ पहुंचे और आतंकी हमजा को कई गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसे काफी करीब से सिर में गोली मारी गई। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अपनी पहचान छिपाने के लिए इसको स्कूल में प्रिंसिपल बनाया हुआ था और इसको डॉक्टर के कोड नाम से भी जाना जाता था। इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ छुपा रहने के बावजूद भी अज्ञात हमलावरों ने ढूंढकर इसको गोली मारा है। कितनी बड़ी बात है, चौंकने वाली बात है। अगर आप भी मानते हैं कि जो भी अज्ञात हमलावर थे इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और ऐसा ही होना चाहिए, तो बस आप दोस्तों सिंपली कमेंट में थैंक यू कह दीजिएगा। लगातार अज्ञात हमलावर दोस्तों चुन चुन कर इन आतंकवादियों को मौत की नींद सुला रहा है। अब आगे अगली किसकी बारी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से अज्ञात हमलावर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार इन आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। और 2026 की शुरुआत के बाद से ही इनकी गिनतियां और ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो इन अज्ञात हमलावरों के लिए मानते हैं कि ये सही काम कर रहे तो लाइक भी
कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इतना ही नहीं वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। आतंक समर्थक OGW हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को एक आतंक रोधी ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने आदिल सादिक लोन नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर OGW को गिरफ्तार किया है। OGW एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना हथियार के ही आतंकियों या उनके संगठन के संपर्क में रहता है और इस नेटवर्क को बाहर से मदद देता है। आदिल सादिक के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी कुलगाम पुलिस ने साझा की है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि आदिल ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोले तो CRPF के एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक OGW को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुलगाम पुलिस 34 राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन CRPF की एक संयुक्त टीम ने कुलगाम के मोहम्मदपोरा गांव में एक नाका ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी अभियान के दौरान टीम ने उसके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड के साथ साथ आपत्तिजनक पोस्टर और अन्य सामग्रियां बरामद की। आरोपी की पहचान आदिल सादिक लोन के रूप में हुई है और वो मोहम्मद सादिक लोन का बेटा है। सादिक कुलगाम के मोहम्मदपोरा का रहने वाला है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस कामयाबी के लिए थैंक यू इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें। बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इटली में भारत के NSA प्रमुख अजीत डोभाल जी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में PM मोदी का भी वहां पर दौरा हुआ है। बता दें, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के खिलाफ इटली के मिलान की अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत ऐसे समय सामने आई है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 मई को इटली दौरे पर पहुंचे और डोभाल भी उनके साथ पहुंचे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अजीत डोभाल जी ने इटली में रह रहे खालिस्तान रेफरेंडम समर्थकों के खिलाफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी कि विदेशी धरती पर डराने, धमकाने और दबाव बनाने वाली गतिविधियों का संचालन किया। दोस्तों, ये शिकायत इटली के न्याय मंत्रालय के क्रिमिनल डॉक्यूमेंट डिपॉजिट पोर्टल के जरिए इतालवी नागरिक गुरपाल सिंह और जगरूप सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई। शिकायत में इटली की दंड संहिता की धारा 612 और 612 BIS के तहत गंभीर धमकियों और लगातार परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि 2020 और 2022 के दौरान इटली में आयोजित खालिस्तान रेफरेंडम कार्यक्रमों से जुड़े मामलों में मिलान के पूर्व भारतीय काउंसिल राजेश भाटिया द्वारा धमकियां दी गई थी। शिकायत के मुताबिक ये सभी गतिविधियां अजीत डोभाल जी के निर्देश और निगरानी में चलाई गई। शिकायत में कहा गया कि कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में सिख कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। इसमें कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ कथित हत्या साजिश और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों को मिली धमकियों का जिक्र शामिल है। शिकायतकर्ताओं ने इटली की अथॉरिटीज से मांग की है कि इटली में काम कर रहे भारतीय अधिकारियों की गतिविधियों की जांच की जाए और सिख राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। खालिस्तान रेफरेंडम अभियान चला रही सिक्स फॉर जस्टिस ने कहा है कि यह शिकायत यूरोप में खालिस्तान समर्थकों को मिल रही धमकियों और दबाव की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। संगठन ने कहा है कि इटली को अपनी धरती पर किसी भी विदेशी हस्तक्षेप और कथित दमनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो यह है पूरा मामला दोस्तों, जिसके लिए अजीत डोभाल जी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि इस शिकायत में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल शिकायत दर्ज किया गया है, जो जानकारी आपको बताना बहुत जरूरी था। वहीं अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। पूर्व रॉ एजेंट ने बड़ा दावा कर दिया कि शेख हसीना की होगी बांग्लादेश में एंट्री। ढाका में बड़े पावर शिफ्ट की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी ढाका में एक मासूम बच्ची के दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कथित तौर पर ढाका की सड़कों पर 2 साल की मासूम बच्ची ये दरिंदगी जमात समर्थकों द्वारा की गई। इसी बीच BNP सरकार की कानून व्यवस्था पर कमजोर पड़ती पकड़ और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि ढाका की सड़कों पर जमात समर्थकों द्वारा 2 साल की मासूम से दरिंदगी मौजूदा शासन की प्रशासनिक कमजोरी को दिखाती है। पूर्व रॉ एजेंट ने अपनी काउंटर रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी कि इस साल बांग्लादेश में बड़ा पावर शिफ्ट हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि तमाम अदालती मुकदमों को दरकिनार करते हुए सत्ता के निष्कासित की गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगी। वहीं आपको बता दें, क्या जल संकट
के बहाने चीन से हाथ मिला रहा बांग्लादेश। तारिक रहमान ने दे दिए साफ साफ संकेत। जी हां दोस्तों, भारत की परवाह किए बगैर बांग्लादेश अब पद्मा और तीस्ता नदी पर बैराज बनाने जा रहा है। दोस्तों, चीन दौरे पर बड़ी डील हो सकती है। बता दें, बांग्लादेश ने अपनी जल समस्याओं को सुलझाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान ने बुधवार को साफ कर दिया कि उनकी सरकार देश में बहुप्रतीक्षित पद्मा और तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू करेगी। ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब रहमान जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में चीन की बड़ी आर्थिक भूमिका होने की संभावना बन गई है। दोस्तों, बुधवार दोपहर ढाका के पास गाजीपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की इमारत का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए रहमान ने यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बीएनपी सरकार पद्मा बैराज और तीस्ता बैराज दोनों का काम शुरू करेगी। बीएनपी ने तीस्ता मुद्दे को लेकर कई कार्यक्रम चलाए हैं, इसीलिए अगर किसी ने इस दिशा में वास्तव में काम किया है और जमीन तैयार की है तो वो बीएनपी ही है। तीस्ता बैराज को लेकर की गई यह घोषणा बेहद रणनीतिक मानी जा रही है। जून के अंत में प्रधानमंत्री रहमान चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी इस यात्रा के दौरान तीस्ता बैराज सहित कई अन्य अहम प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर चीन के साथ विस्तार से बातचीत होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश शामिल होने का अनुमान है। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? जहां पर नदियों का सहारा लेकर चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है बांग्लादेश का तारिक रहमान। नेक्स्ट खबर बता दें, ईरान पर फिर हमले को लेकर फोन कॉल में आमने सामने आपस में भिड़ गए नेतन्याहू और ट्रंप। दोस्तों, ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन कॉल काफी तनावपूर्ण रही। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश जारी रखी जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू की सैन्य क्षमता और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरह कमजोर करने के लिए दोबारा हमले शुरू करना चाहते हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज और बेचैन नजर आए। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि उनके बालों में आग लगी हुई थी, यानी वो बेहद गुस्से और तनाव में थे। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमले को फिलहाल टाल दिया है। बताया गया कि कतर, यूएई और दूसरे अरब देशों ने अमेरिका से तनाव कम करने की अपील की थी, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में एक नया शांति प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की जमीन तैयार करना है। वहीं आपको बता दें, मुनीर जा रहे हैं तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी हो सकती है परमाणु समझौते की घोषणा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की घोषणा कभी भी हो सकती है। तेहरान से वॉशिंगटन तक इसको लेकर हलचल तेज है। ईरान को अमेरिका का ड्राफ्ट प्रपोजल मिल चुका है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। समझौते का जो प्रस्ताव है वो एक ज्ञापन के रूप में है। कतर ने इसे तैयार किया है, जिसे लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बुधवार को तेहरान गए थे। नकवी ने यहां पर ईरान के बड़े नेताओं से बात की है। अल अरबिया के मुताबिक दोनों तरफ से जो संकेत मिले हैं उससे इस प्रस्ताव पर सहमति जताने की बात कही जा रही है। ईरान के जवाब आते ही इस समझौते की घोषणा कर दी जाएगी। बुधवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते की घोषणा कैसे होगी, इस पर अभी बात नहीं हुई है। इस बीच तेहरान में समझौते को लेकर हलचल तेज है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो अंदर खाने से जानकारी सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। दोस्तों, ट्रंप को बेशक लग रहा है कि पाकिस्तान उनका काम करने जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान पाकिस्तान के बीच टेबल के नीचे बहुत बड़ी डील हुई है, जिस धक्के को झेल नहीं पाएंगे ट्रंप। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने देश को जलील करने की हदें पार कर दी हैं। शहबाज मुनीर और अब मोहसिन नकवी ईमान बेचने पर उतर आए हैं। इस देश ने अब दो देशों के बीच बिचौलिए बनने के रोल को भी अपनी कंगाली मिटाने का धंधा बना लिया है। पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बार बार दुत्कारे जाने के बाद भी पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। इस बेचैनी के पीछे दरअसल एक सीक्रेट डील है दोस्तों, जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ पीस टेबल के नीचे कर ली है। पोल खुलने के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की जमकर थू-थू हो रही है। दरअसल दोस्तों, इजरायली मीडिया C-14 का दावा है कि पाकिस्तान इस शांति समझौते को जल्द से जल्द हर हाल में पक्का कराना चाहता है और इसके पीछे कोई वैश्विक शांति की
भावना नहीं बल्कि उसका अपना लालच है। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच टेबल के नीचे यह सहमति बनी है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने ईरान को एक भरोसेमंद फायदेमंद सीज फायर डील दिलवाने में मदद करेगा। इसके बदले में जैसे ही अमेरिका के साथ समझौता होने के बाद ईरान पर लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटेंगे और ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज हुए फंड्स रिलीज होंगे, ईरान उस भारी भरकम रकम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देगा ताकि वो अपने विदेशी कर्ज को चुका सके। आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम एशिया में पीस डील नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ईरान अमेरिका दोनों ही बार बार नए पीस प्रपोजल बना रहे हैं और फिर से इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। सीज फायर किसी ना किसी बहाने से बढ़ाया जा रहा है लेकिन ईगो की जंग खत्म नहीं की जा रही है। इस बीच हॉर्मुज बंद है और पूरी दुनिया तेल की किल्लत झेल रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।